नमस्कार, आप देख रहे हैं गहोई समाज न्यूज़। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं श्री राजीव सहदेले जी, जो अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। सर, आपको बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद। तो सर, आज का जो ये कार्यक्रम है, मैं आपसे पहला सवाल जो है मेरा, वो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो युवाओं की भागीदारी हमें चुनाव में देखने को मिल रही है, तो आज समाज में धीरे-धीरे महासभा में जिस तरीके से गतिविधि से युवक दूर होते जा रहे हैं, और आपकी क्या योजना रहेगी जो युवक हैं उनको वापस समाज की गतिविधियों, जो भी कार्यक्रम होंगे, जो भी कार्यप्रणाली होगी आगे जाके, उसमें एक सहयोग उनका मिल सके और अच्छी तरीके से उनकी भागीदारी दर्ज हो? देखिए, सर्वप्रथम तो ये हमारे युवा आज वर्तमान स्थिति को देखकर जो हमसे महासभा से दूर हट रहे हैं, हम सबसे पहले उनको एक स्वच्छ महासभा का प्लेटफ़ॉर्म देंगे, जिससे वो हमसे जुड़ सकें। दूसरा, आगामी भविष्य में युवा ही हमारी ये पीढ़ी है जो आगे संचालन करेगी महासभा का, तो युवाओं की भारत में भागीदारी तो मुझे सुनिश्चित करना ही है। साथ ही उनको जब तक भागीदारी में वो भाग इसलिए नहीं ले रहे हैं कि आज महासभा में जो गंदगी है, जो विसंगतियाँ हैं, उनको हम लोग जो कार्यकारिणी आएगी, निश्चित रूप से दूर करेंगे और ऐसे प्रोग्राम लेकर आएँगे कि हमारे युवा आकर्षित होकर हमसे जुड़े और आगे भविष्य में कार्य कर सकें। जी सर। तो युवाओं के बाद सबसे ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी और उनके प्रतिनिधियों को लेके बात की जाती है। तो जो महिला समाज की रीढ़ मानी गई हैं, लेकिन महासभा में जो निर्णय मंच पर देखा गया है कि उनकी भागीदारी बहुत सीमित दिखी है, बहुत ज़्यादा पैमाने पर नहीं पाई गई है। तो क्या अध्यक्ष बनने के बाद महिला सशक्तिकरण को लेके आप कोई विशेष कदम उठाएँगे और इस पर क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी? देखिए, महिला सशक्तिकरण तो हमारा मूल कार्य रहेगा। हम महिलाओं के साथ-साथ ये आपको अवगत कराना चाहते हैं कि पूर्व में जो रहा है, मुझे वो नहीं करना है, मुझे कुछ नया करना है। और महिला के साथ-साथ मैं प्रथम बार ये आपको बताना चाहूँगा कि महासभा की कार्यकारिणी में हमारे वयोवृद्ध लोग भी होंगे। जो प्रबुद्ध जन हैं हमारे, वो हमारे मार्गदर्शक मंडल के रूप में रहेंगे और युवा हमारे जो हैं, वो कार्य के रूप के लिए रहेंगे। और महिला सशक्तिकरण का जो प्रावधान है और उसमें जो आपको भागीदारी कम मिली है, आपको निश्चित रूप से जो भारत सरकार के नियम हैं और हम चाहते हैं समाज में कि उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें हम, और अधिक से अधिक नहीं कहते हुए मैं 33% भागीदारी उनको सुनिश्चित करने का प्रयास करूँगा। जी सर। तो अक्सर देखा गया और ये मुद्दे भी उठे हैं कि जो महासभा के कामकाज है, उसकी अकाउंटेबिलिटी और पारदर्शिता में कहीं न कहीं कमी को लेकर भी आवाज़ें उठी गई हैं। लोगों ने अपने सवाल और पक्षपात पर इस पे बहुत कहा है। तो क्या आपने आपके जो कार्यकाल होगा, ऐसे कोई सिस्टम लाने की कोई आपकी योजना है, जिससे सदस्य को ये जानकारी मिल सके कि समाज का जो पैसा है, जो लेन-देन हो रहा है, वो किस तरीके से कहाँ जा रहा है, और एक उनको इस बारे में क्लियर राय उनकी भी रहे कि उन्हें भी पता चले कि जो जहाँ वो योगदान दे रहे हैं, वो सही जगह उसका उपाय हो रहा है, उपयोग हो रहा है कि नहीं? देखिए, निश्चित रूप से वर्तमान में भी ये वित्तीय अनियमितताओं की कई शिकायतें हमको मिली हैं और वर्तमान जो कार्यकारिणी पूर्व में रही है और उसमें भी वित्तीय अनियमितताओं के कारण कई मुद्दे आज भी हैं। लेकिन मैं निश्चित रूप से अवगत कराना चाहता हूँ समाज के बंधुओं को कि हमारी जो कार्यकारिणी होगी, उसमें वित्तीय अनियमितता की चीज़ ना आ सके, इसलिए हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया है और कैशलेस महासभा को बनाने की हमारी योजना है। चूँकि महासभा की भले ही सदस्यता के रूप में जो पैसा आता हो या हमारे भवनों में जो रुकते हैं उनके जो पैसा आता हो, उन्हें हम कैशलेस करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, जिससे कि हमारा जो महासभा का धन है वो डायरेक्ट महासभा के खाते में है। और चूँकि महासभा में 80G की छूट मिल चुकी है, लिहाजा 80G की छूट का प्रावधान है कि 2000 से ऊपर का कोई लेन-देन हम नहीं कर सकते, तो निश्चित ही वित्तीय अनियमितताएँ नहीं आएँगी। जब 2000 कैसे ही रहेगा तो उसमें वित्तीय अनियमितता आने की संभावना निश्चित रूप से कम रहेगी। जी सर, बिल्कुल। तो जो 16 नवंबर को हमारे चुनाव होने वाले हैं, आपका जो घोषणा पत्र है, उसके बारे में आप जानकारी देना चाहते हैं। क्या है घोषणा पत्र? देखिए, घोषणा पत्र में तो सर्वप्रथम तो मेरा घोषणा पत्र तो ये मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि पहले स्वच्छ वातावरण में स्वच्छ प्लेटफ़ॉर्म बने। और घोषणा पत्र कोई भी आज प्रत्याशी जो भी बड़े-बड़े मैनिफेस्टो देते हैं, मैं नहीं चाहता कि उन्हें वो कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारी कार्यकारिणी जो निर्वाचित हो जाएगी, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो घोषणा पत्र पे काम करना आसान नहीं होता है। तो मेरा सर्वप्रथम घोषणा पत्र जो जारी होगा, जैसे ही निर्वाचित टीम आएगी और शपथ लेगी, तो हम लोग एक बैठने के बाद पहले घोषणा पत्र बनाएँगे और उसे जारी करने के बाद उसे अपने कार्यकाल में पूर्ण करने का प्रयास करेंगे।
सर, बहुत अच्छी सोच है आपकी इस पर। आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जो हमारे मतदाता हैं, कहीं न कहीं मत को लेके जो वोटिंग रेट है, उसमें लेके हमने उतार-चढ़ाव बहुत देखे हैं। तो जो मतदाता हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस वोटिंग में आप? देखिए, मतदाताओं से तो मैं अपील करूँगा कि आप अधिक से अधिक मतों का अपना प्रयोग करें, जिससे निर्णय सही हो सके और स्वच्छ वातावरण में और अच्छे प्रत्याशियों का चयन हो सके। चूँकि मतदान जब प्रतिशत में कम होता है, तो चयन करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो मतदाताओं से तो मेरी अपील है कि आज भी जो वर्ग सारे हमारे मतदाता हैं, सारे लोग 16 नवंबर को अधिक से अधिक आएँ, अपने लोगों को भी प्रेरित करें कि मत डालकर एक अच्छे प्रत्याशियों का चयन करने में अपनी सहभागिता प्रदान करें। बिल्कुल सर। तो चुनाव प्रचार अभी चल रहे हैं, सब अपने-अपने जनसंपर्क में जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, बाकी प्रत्याशी भी। तो देखा जा रहा है कि इस बार चुनाव प्रचार में काफ़ी तक पैसे खर्च हुए हैं कि पोस्टर्स हो, बैनर हो या प्रचार वाहन जो पूरे अलग-अलग क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि समाज के नेतृत्व के लिए इतनी जो ये आर्थिक प्रदर्शन एक ज़रूरी है, या फिर इस पे लेके कोई पारदर्शिता का जो असर है वो नहीं पड़ रहा है? आपकी क्या राय है इस पे? नहीं, इस पर मूल असर तो ये पारदर्शिता पे नहीं, इस पर बहुत गहन असर पड़ रहा है और ये आगामी भविष्य के लिए काफ़ी गंभीर भी मुद्दा है। और मैंने इस पर बैन भी लगाने के लिए माननीय चुनाव आयोग जी को भेजा है, वीडियो भी भेजा है और उनसे निवेदन भी किया है कि जब आपकी आचार संहिता के अंतर्गत हम लोगों को ये अधिकार नहीं था, तो कोई मतलब ये नहीं मैं किसी व्यक्ति का नाम लेता हूँ प्रत्याशी का, लेकिन कुछ प्रत्याशी ये चीज़ कर रहे हैं, वाहनों को भी उपयोग कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, माइक, वीडियो और होर्डिंग, बैनर, पोस्टर भी लगा रहे हैं और तमाम तरह के और भी प्रलोभन दे रहे हैं, जो आचार संहिता के उल्लंघन में आता है। लेकिन ये हमारे भविष्य में बहुत नुकसानदायक होगा, हमारी युवा पीढ़ी इससे निश्चित रूप से जो युवा जब भागीदारी करता है निर्वाचन में, तो उसको तो और ज़्यादा खुले हाथ मन से चुनाव लड़ने की आदत होती है और वो घर फूँक के चुनाव लड़ेगा, ये संदेश बहुत गलत जा रहा है और मैंने इस पर माननीय चुनाव आयोग जी को शिकायत भी की है। हालाँकि अभी मैंने लिखित नहीं करते हुए व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी है। अगर ये चीज़ नहीं रोकी जाती है, तो मैं इसकी शिकायत माननीय चुनाव आयोग जी को और एआर महोदय को भी लिखूँगा और जो प्रत्याशी इसका वो कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, उनके चुनाव को मैं बैन कराने का प्रयत्न करूँगा। जी, बिल्कुल सर। तो इस बार के चुनाव में हमने देखा गया है कि हरिद्वार भवन को लेके बहुत बड़ा मुद्दा बना है। तो जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, जो अध्यक्ष पद के और भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उनके द्वारा हरिद्वार भवन को लेकर अनेक आरोप लगाए गए हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे समाज से कि किस तरीके से इस मुद्दे को, और जो फिर बाद में वो मतदान करें, किस तरीके से ये पूरा मुद्दा ले? देखिए, हरिद्वार भवन एक चुनावी मुद्दा है। वास्तविकता में चुनाव के मतलब जब हरिद्वार भवन का निर्माण और परचेज़ ज़मीन की गई थी, उस वक़्त मैं महामंत्री था। वर्ष 2011-14 के सत्र में ये ज़मीन खरीदी गई थी और जब ये ज़मीन खरीदने के बाद रजिस्ट्री हुई और रजिस्ट्री के वक़्त ये हुआ कि हाँ, हम लोग एक भवन बनाने वाले हैं और उसमें जब मैंने माननीय कुचिया जी से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उनसे चर्चा की और उन्होंने जो अवगत कराया था, उससे जब विपरीत मैंने कुछ पाया कि उन्होंने कहा कि जब हम इस हरिद्वार को अपना अपन समाज का बना रहे हैं, तो मैंने सहभागिता चूँकि महामंत्री के नाते की। लेकिन जब मालूम पड़ा कि ये जो भवन है, इसकी रजिस्ट्री एक ट्रस्ट के नाम हो रही है, तो मैंने इसका विरोध दर्ज कराया। कुचिया जी से इस पर चर्चा की, तो कुचिया जी ने मुझे अवगत कराया कि चूँकि ट्रस्ट इसलिए बना रहे हैं हम लोग कि ट्रस्ट के नाम ज़मीन करके इसका संचालन ट्रस्ट के माध्यम से कराएँगे। चूँकि ट्रस्ट के माध्यम से कराने में हमें इसमें पैसे की आवश्यकता होगी, ट्रस्ट में लोग पैसा दे देंगे और इसकी देख-रेख भली-भाँति हो सकती है। चूँकि ये मुद्दा ज़रूर था, लेकिन मैंने इस बात का विरोध किया कि नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। कार्यकारिणी में जब ये बात आई, तो कार्यकारिणी में मैंने इस प्रश्न को और इसको रखा। लोगों ने अपनी सहभागिता में, जो हमारे कार्यकारिणी सदस्य थे, उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि नहीं, ट्रस्ट बनना चाहिए और मैंने अपना विरोध दर्ज कराते हुए मैं उस कार्यकारिणी बैठक से बाहर आ गया। चूँकि कार्यकारिणी में ये और हमारे विधान में ये चीज़ है कि जो भी निर्णय कार्यकारिणी हो, कार्यकारिणी में निर्णय 3 प्रकार से होते हैं, या तो बहुमत के आधार पर, या हाथ उठाकर, या ताली बजाकर। तो उस वक़्त जब मैं बाहर आ गया, तो लोगों ने आम सहमति उस ट्रस्ट को बनाने में दे दी। हालाँकि मैं विरोध बाद में करता रहा, कार्यकाल खत्म होने के बाद भी जब माननीय कैलाश नारायण सावला द्वितीय कार्यकाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आए, तब भी मैंने कार्यकारिणी में इस मुद्दे को रखा और मुद्दे को रखने की, चूँकि पूर्व महामंत्री के नाते मैं भी कार्यकारिणी सदस्य था और जब मैंने इस मुद्दे को रखा, तो उसपे एक समझौता हुआ। उसमें आदरणीय कुचिया जी, आदरणीय सावला जी और जो हमारे समकक्ष प्रत्याशी हैं, आदरणीय श्री सतीश मेहतेले जी, वो उस वक़्त महामंत्री हुआ करते थे और हम लोगों ने जब इस पर सहमति की और इसमें एक समिति का गठन हुआ था, उस समिति ने
कुछ मुद्दों को, कुछ प्रश्नों को लिखा था कि इन बिंदुओं पर हम सहमति जताते हैं, और वो लगभग सहमति पत्र पारित होने को था। लेकिन माननीय जो आज हमारे वर्तमान में प्रत्याशी हैं और पूर्व में महामंत्री रहे भाई सतीश महतेले जी, और उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने उस समझौते को लागू नहीं होने दिया। चूंकि इस समझौते का मूल कारण ये था कि अगर सही समझौता हो जाता है तो आगामी उनके एक परिचित और रिश्तेदार हैं, जो हमारा एक भवन कानपुर में भी है, राजा टीवी भवन, और उन्होंने उसकी मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी अपने महामंत्री कार्यकाल में अस्वीकृत की थी, कैंसिल कर दी थी। और चूंकि उनका कब्जा है वहां, और उस भवन की आय जो है वो आज मात्र 32,000 या 35,000 रुपए आती है, लगभग 40,000 रुपए साल, जिसकी आमदनी लगभग हमारे हिसाब से आज 12 या 14 लाख रुपए साल होना चाहिए। तो चूंकि प्रत्याशी वो भी इस बात के लिए आगे आ रहे हैं और मुद्दा बना रहे हैं कि हरिद्वार भवन बनाकर, हम मुद्दा बनाकर चुनाव जीत जाए, और जो कानपुर का ट्रस्ट है, राजा बेटी भवन है, जो वो हमारे रिश्तेदार के पोजीशन में ही रहे। चूंकि यह मुद्दा जब आया, मैंने कुछ से फिर बात की और उन्होंने कहा कि नहीं, जो समझौता आप लोगों ने किया था या जो उस वक्त समिति का गठन हुआ था, मैं आज भी उस पर कायम हूँ, और यदि आप लोग अपनी कार्यकारिणी में आते हैं तो पुनः उसको लाइए, इस बिंदु को। मैं जो भी वैधानिक कार्य होगा हरिद्वार भवन का महासभा से संबंधित, मैं उसको पूर्ण करने में आपका सहयोग प्रदान करूंगा। हालांकि उनके विधान में यह भी इंगित है कि अगर जो ट्रस्ट निर्मित किया गया है और वो ट्रस्ट यदि संचालन करने में असमर्थ होगा या कुछ ट्रस्ट में विवाद होगा, तो वो संपत्ति का संचालन महासभा करेगी, ये उनके विधान में है। फिर भी सामाजिक लोग या जो प्रत्याशी हैं वो इस मुद्दे को बनाए हुए हैं। मैं सामाजिक बंधु से कहूंगा कि ये जो मुद्दे हैं, ये सामाजिक मुद्दे हैं और इन्हें कोर्ट कचहरी ले जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वर्तमान में क्या, पूर्व में हमारे जो आज वर्तमान में प्रत्याशी हैं सतीश महतेले जी, उन्होंने जब वो जो हमारा समझौता हुआ था उसको ना लागू करते हुए वो कोर्ट की शरण में चले गए, और कोर्ट की शरण में जाने के बाद आज नतीजा समाज के सामने है कि अब कोर्ट से मुकदमा महासभा हार चुकी है। हालांकि उन्होंने हारने के बाद पुनः अपील की, लेकिन उनकी अपील भी खारिज कर दी गई है। तो ये मुद्दा बनाकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मैं आप सामाजिक बंधुओं को बताना चाहता हूं कि मुद्दा एक समझौते के रूप में हम फिर पुनः इस बात को लाएंगे, और ये मैं विश्वास दिलाता हूं समाज को कि हरिद्वार भवन में जो कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत महासभा का दर्ज होना चाहिए, उसे हम लोग व्यवहारिक और सामाजिक स्तर पर एक फिर पुनः समिति बनाकर गठन करेंगे, और उस मुद्दे को समझौते के रूप में महासभा को हरिद्वार भवन का, जो आज कहते हैं कि हमारा वो हरिद्वार भवन जो है वो एक ट्रस्ट की और राधेश्याम कुचिया की संपत्ति है, वो राधेश्याम कुचिया की संपत्ति नहीं है, वो समाज की संपत्ति है, ट्रस्टियों की संपत्ति है। तो सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा, और हम आशा करते हैं कि हमारे मतदाता और समाज के लोगों तक आपकी बात बहुत स्पष्ट तरीके तक पहुंची हो। अंत में सर, मैं आपसे आखिरी सवाल यही पूछना चाहूंगी कि यदि आप आगे जाके चुनाव जीतते हैं और आप प्रत्यक्ष अध्यक्ष पद के उसमें आप जीतते हैं और चुने जाते हैं, तो आपके सबसे पहले और 3 मुख्य ऐसे क्या कार्य होंगे और समाज के हित में जो आप लोगों के लिए करना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो 3 कार्यों में मेरी प्राथमिकता होगी कि जो हमारे निर्वाचन की प्रक्रिया में एक्चुअली हमने महासभा को 11 भागों में देश को बांटा है। जिन क्षेत्रों से हमारे प्रतिनिधि जीत कर नहीं आते हैं, पहले तो हम सर्वप्रथम मनोनयन में उन क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को अपने यहाँ प्राथमिकता देते हुए उनका मनोनयन करेंगे। कार्य के आधार पर मैं चाहूंगा कि जो वर्तमान परिवेश में हमारी महासभा है, चूंकि पूर्व में 111 वर्ष पुरानी हमारी महासभा है और उस विधान के अनुसार चलती आ रही है, और समय समय पर विधान में भी संशोधन हुए हैं, परंतु वर्तमान जो युवा है हमारा और वर्तमान परिवेश में वो संगठन को चाहता है कि सारा वो अपने घर बैठकर सारी उनकी गतिविधियों को देख सके और जान सके महासभा के बारे में। तो हम जब ये क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं तो मैं पाया कि कई लोग कहते हैं साहब मैंने पैसा दिया था, मेरी सदस्यता नहीं आई। कहीं गया, भाई साहब सदस्यता आ गई तो कार्ड नहीं आया। कहीं गया तो साहब कार्ड आ गया लेकिन हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो इन सबको हम अपने एक ऐप के माध्यम से, हमारे क्षेत्र, हमारे जो समाज के लोग हैं आईटी सेक्टर में बहुत आगे हैं, और उनकी सहायता से या किसी कंपनी के मदद से एक ऐप डेवलप कराएंगे, एक पोर्टल पर जाएंगे और चाहेंगे सबसे पहले कार्य में कि व्यक्ति चाहे हमारे यहाँ सदस्य बनना तो अपने हमारे महासभा के ऐप को खोले, पोर्टल पे जाए और अपने महासभा सदस्य का फॉर्म खोले, पॉइंट को खोले
और अपना फॉर्म फिलअप करते हुए अपने वो जो हमारे सदस्य शुल्क है उसको ऑनलाइन जमा करें, जिससे कि हमारा खाते में सीधा पैसा आ जाए। जैसे ही वो पैसा खाते में आता है, एक उसको रिसीट डेवलप होगी और रिसीट के साथ साथ ही कुछ ही समय बाद उसका कार्ड, आईडी कार्ड जो है वो डेवलप हो जाएगा और उसका प्रिंट निकालने उसका आईडी कार्ड बन जाता है। दूसरा, हम चाहेंगे कि जब हम आपने सदस्यता ले लिया, आपने सदस्यता के बाद अभी हम जो भ्रमण कर रहे हैं उसमें देखा कि मतदाता जो है, चूंकि पूरे देश में हर पंचायत में मतदान केंद्र बनाना संभव है, तो जो आज चुनाव आयोग ने बनाए हैं 78 पोलिंग बूथ, और उसमें भी करीब करीब 100 से 150 किलोमीटर या 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर लोगों को मत डालने आना पड़ रहा है। तो हम चाहेंगे आगामी भविष्य में कि जब हमारी सदस्यता ऑनलाइन हो जाएगी, हमारी सारी व्यवस्थाएं, चित्रकूट भवन है हमारा रहने के लिए, वहाँ धर्मशाला है, हम उसको एक सेमी होटल का रूप देना चाहेंगे, जिससे आय भी बढ़े और लोग वहाँ रुके भी, और उसमें जो पैसा है उसका ऑनलाइन जमा करें। आप अपने नेट पर देखें कि चित्रकूट भवन में कमरे खाली है नहीं है, आपने देखा खाली है, बुक कर दीजिए, बुक किया आपने, पैसा जमा किया, ऑनलाइन जमा हो गया, आपको कमरा मिल गया। तो हम चाहेंगे कि आगामी भविष्य में हम सारी चीजें पोर्टल के माध्यम से आईटी के बच्चों के साथ मिलकर और किसी या कंपनी के साथ मिलकर अपनी महासभा को ऑनलाइन कर दें, जिससे कि आगामी भविष्य में एक और प्रयत्न करेंगे हम कि आज जो मतदाता हमारा दूर दराज से वोट डालने आता है, समय भी खर्च होता है, पैसा भी खर्च होता है, और हमारे चुनाव आयोग को व्यवस्थाएं भी बहुत करना पड़ती है। तो हम चाहेंगे कि आगामी भविष्य में हम लोग ये प्रयास कर ये कार्य कर सकें कि आगामी भविष्य का जो मतदान हो वो ऑनलाइन हो। आप नियत तिथि पर अपने एक आपके पास लिंक आएगी, आप लिंक को ओपन करें और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी जैसे डालेंगे तो आपको बैलेट पेपर आ जाएगा। बैलेट पेपर के बाद आप अपने चयनित प्रत्याशियों को चयन कर लें और सबमिट कर दें तो आपका वोट कास्ट हो गया। इस तरह का हम प्रयास करेंगे, ये हमारे प्राथमिकता में पहला कार्य होगा। दूसरा कार्य ये होगा कि जो वित्तीय अनियमितताएं हैं, जैसे वित्तीय अनियमितताओं में आज भी हमारे जो पूर्व कार्यकाल की जो घटना है उसमें जैसे संज्ञान में आ रहा है कि भाई चित्रकूट भवन का 40 लाख रुपए भी आज तक किसी खाते में जमा नहीं हुआ और उसका आय व्यय भी प्रस्तुत नहीं हुआ। तो ये अनियमितताएं ना हो, तो मैं चाहूंगा कि सारा जो महासभा का आय व्यय है वो ऑनलाइन हो, कैशलेस हो, हम चेक से पेमेंट करें, ऑनलाइन पेमेंट लें, इस तरह की व्यवस्था भी लागू करना चाहेंगे। तीसरे कार्य के रूप में हम चाहेंगे कि जो हमारे अपने टैलेंटेड बच्चे हैं उनको अर्थ के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं, या कुछ परिवार ऐसे हैं कि जिनके यहाँ कोई व्यक्ति बीमार है लेकिन अर्थ के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पा रहा है, तो हमारा चूंकि जब मैं 2011-14 में राष्ट्रीय महामंत्री था, उस वक्त हमने अक्षय निधि योजना की स्थापना की थी, उसे और बृहद करते हुए और उस धन के संकलित धन के जो ब्याज है उससे हम लोग उसका सहयोग करते हैं, तो उसे और बढ़ाकर उन असहाय लोगों को जो उनके इलाज की लिए पैसे की जरूरत है, या उन टैलेंटेड बच्चों के लिए जो पढ़ाई के लिए उनको पैसों की जरूरत है, उनको मदद करने का प्रयत्न हम करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो सिर्फ इतना ही चाहेंगे कि यदि हम इस कार्यकाल में, ये 3.25 साल का कार्यकाल हम इसलिए कह रहे हैं कि जो पूर्व में होते आए हैं कि चुनाव नियत तिथि पर नहीं होते, लेकिन मैं आज समाज के सामने बात रखना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि जैसे ही हमारे 3.25 साल अपने कार्यकाल के होंगे, मैं चुनाव की घोषणा कर दूंगा और पूरे 3 साल के बाद आपको जिस दिन मैं आज शपथ लेता हूँ उसी दिन उस व्यक्ति की शपथ हो जाएगी, नई कार्यकारिणी की शपथ हो जाएगी। तो मेरा प्रयत्न रहेगा कि हम सामाजिक बंधु सभा में जो हमारे कार्य हो उनमें सहयोग करें, और जो भी योजनाएं महासभा की आए या जो भी नियमावली महासभा द्वारा बनाई जाए, पूरे देश की छोटी छोटी पंचायतों, ग्रामीण पंचायतों में, शहरों की पंचायतों में एक रूपता के लिए उन पर कार्य करें और उनमें सहयोग करें, और ये हम प्रयास करेंगे अपने कार्यों के माध्यम से। जी, बिल्कुल सर। तो ये थे हमारे साथ राजीव सहदेले जी, जिन्होंने बहुत ही सकारात्मक तरीके से हमारे सारे सवालों को जवाब दिया और ऑडियंस से ये भी अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो मतदान करने के लिए आएँ। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए गौरी समाज न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अंत में मैं हाथ जोड़कर देश के समस्त मतदाताओं से ये निवेदन कर रहा हूँ कि आगामी 16 नवंबर को अखिल भारतीय गौरी वैश्य महासभा के जो निर्वाचन संपन्न होने जा रहे हैं, उसमें मैं राजीव सहदेले झांसी
जो आप सबके बीच अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं और मेरा मत पत्र क्रमांक 2 है। आप सब मतदाता अधिक से अधिक वोट और सहयोग देकर मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाएं। धन्यवाद।